डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है, केमिस्ट्री का भी पेपर बाकी है और आपसे पूछा जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स काफ़ी लेंदी पार्ट है जिसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, जिससे यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो जैसे कि सीबीएसई मार्किंग स्कीम 2019 का हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कि कैसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हेन FeCr2O4 इज फ्यूज्ड विथ Na2CO3, यानी जब FeCr2O4 का रिएक्शन करवाया गया सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। इट गिव्स येलो सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए। अब FeCr2O4 को जब रिएक्शन करवाएगा सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एक कंपाउंड बना है। उसका केवल यहाँ कलर दिया है आपको हिंट के लिए कि येलो सॉल्यूशन बनाया है कंपाउंड ए। तो ए जो बना वो होगा क्या, यही सवाल है। फिर कह रहा है कि जो ए कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ है ऑन एसिडिफिकेशन, यानी एसिड के प्रेजेंस में, गिव्स कंपाउंड बी, तो बी कौन होगा ये पूछा है। कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विद द पोटासियम क्लोराइड फॉर्म्स एन ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड सी, तो ये सी कौन होगा। एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड सी ऑक्सीडाइजेज Na2SO3 टू डी, तो डी कौन होगा। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। लग रहा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी ही आसान है। आसान तभी होगा जब आपके पास थ्योरी का पोर्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन पूछा गया है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट से पूछा गया है। अब जिन स्टूडेंट्स को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट याद होगा, K2Cr2O7 पूरा का पूरा याद होगा, वो स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और पूरे के पूरे नंबर के क्या हो जाएंगे, हकदार हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए हम लेकर के आपको चलते हैं कहाँ, पोटासियम डाइक्रोमेट्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे और उसके प्रॉपर्टीज पे। तब ये क्वेश्चन हम देखेंगे कि काफ़ी आसान हो जाएगा। पोटासियम, ये जो डी ब्लॉक आपका एलिमेंट है, इसमें दो ही कंपाउंड पढ़ना है, एक KMnO4 और एक K2Cr2O7। यदि इन दोनों कंपाउंड्स को आप अच्छे ढंग से रिमेंबर करके रखते हैं तो डी ब्लॉक में डरने वाली बात नहीं है और अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके मेन कंटेंट को, जहाँ से इसका आंसर किया जा सकता है। तो मेन कंटेंट पे हम आ जाते हैं और अब हम शुरू करते हैं आपको क्या, पोटासियम डाइक्रोमेट, जैसा कि आप देख रहे हैं K2Cr2O7। पोटासियम डाइक्रोमेट यानी डाइक्रोमेट आयन होता है आपके पास Cr2O7-2, और पोटासियम पे कितना चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो 2 चार्ज है ये चला जाएगा कहाँ, पोटासियम के नीचे ट्रांसफ़र होता है। वैलेंसी का ट्रांसफ़र आप पढ़ते आए हैं, तो ये होगा K2Cr2O7, ये हो गया पोटासियम और ये हो गया डाइक्रोमेट, तो कहेंगे पोटासियम डाइक्रोमेट। याद रखना, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग अब बात करते चलें। इसका सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन। ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। प्रिपरेशन इसका हम कैसे करते हैं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि पोटासियम डाइक्रोमेट जो ऑप्टेंट होता है उसके लिए ओर का नाम क्या है, तो उसके ओर का नाम है क्रोमेटोर। उसके ओर का क्या नाम है, क्रोमेटोर। ये एक क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कर पाइएगा कि पोटासियम डाइक्रोमेट का जो ओर होता है वो कौन सा होता है, क्रोमेटोर होता है। क्रोमेटोर इन द फॉलोइंग स्टेप्स में कैसे, तो देखिए क्रोमेट यानी क्रोमाइट, तो क्रोमाइट ओर इज फ्यूज्ड विद द सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट, और ये फिर Cr2O4 जो है यही होता है आपके पास क्या, क्रोमाइट ओर। अब ओर क्या होता है ये समझ लीजिए, एक होता है ओर और एक होता है मिनरल्स। ओर वे होते हैं जिससे हम लो कॉस्ट पे मेटल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें क्रोमियम है और कौन है, आयरन है, आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जिससे आप लो कॉस्ट पे किसी भी कंपाउंड को, बेसिकली क्या होता है, आपको किसी एलिमेंट को, किसी मेटल को आप ऑब्टेन कर सकते हैं लो कॉस्ट पे, वो होता है ओर।
और बाकी बाकी जो कुछ भी हम अर्थ क्रस्ट से बाहर निकालते हैं वो सब का सब होता है मिनरल्स। यानी सारे और मिनरल्स हो सकते हैं लेकिन सारे मिनरल्स और नहीं होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो ये है क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का जो ट्रीटमेंट किया गया है किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यही तो पूछ रहा था आपसे पूछा था कि FeCr2O4 यानी क्रोमाइट ओर का ट्रीटमेंट किया गया किससे? सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन। तो एक येलो कलर का कंपाउंड बनता था, तो येलो कलर का कंपाउंड बनता था, ठीक है। तो देखिए कि क्या होगा, फ्यूज्ड विथ सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव सोडियम क्रोमेट। तो ये कौन सा एक कंपाउंड बनाएगा? सोडियम क्रोमेट बनाएगा। तो ये सोडियम क्रोमेट आप देख रहे हैं कि ये है कौन? सोडियम क्रोमेट है, ठीक है। साथ साथ में यहाँ बना है कौन कौन? ये आयरन है, तो यहाँ आयरन का एक ऑक्साइड बनाया जिसका नाम है हेमेटाइट, Fe2O3। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। और बनाया कौन? सोडियम क्रोमेट। आप क्रोमेट को कैसे पहचानेंगे? एक होता है आपको क्या, दो चीज होता है, एक होता है आपके पास डाइक्रोमेट और एक होता है क्रोमेट। तो डाइक्रोमेट रहेगा तो आपको आपके माइंड में आना चाहिए Cr2O7-2, और क्रोमेट जैसे ही होगा लिखेंगे कहीं तो आपके दिमाग में आना चाहिए CrO4-2। देखिए दोनों में अंतर है। जहाँ क्रोमियम 2 है तो इसे हम बोलेंगे डाइक्रोमेट, जहाँ क्रोमियम सिंगल है तो वहाँ हम बोलेंगे क्रोमेट। तो डाइक्रोमेट में 7 ऑक्सीजन है लेकिन क्रोमेट वाले में कितना है? 4 ही ऑक्सीजन है। ये डबल नहीं हुआ, डबल से एक कम है। तो डाइक्रोमेट Cr2O7-2, चार्ज रिमेन सेम है, इस पे भी -2 चार्ज है और इस पर भी कितना है आपका? -2 चार्ज है। तो अब हम समझते हैं कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट के बीच का जो डिफरेंस है आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ सोडियम हम ऐसे लिख दें और यहाँ भी सोडियम ऐसे लिख दें। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है +1 यूनिट, +1 यूनिट, तो इसका 2 यूनिट इसके नीचे चल जाएगा तो हो जाएगा Na2। चार्ज नहीं लिखना है, चार्ज को फिर हटा देना है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो हो जाएगा Na2Cr2O7। तो ये कहलाएगा सोडियम डाइक्रोमेट। और अब हो जाएगा Na2CrO4, तो ये कहलाएगा आपको सोडियम क्रोमेट। तो क्रोमेट Cr2O4-2 और डाइक्रोमेट Cr2O7-2, ऐसे समझेंगे इसको। तो देखिए हुआ क्या, कैसे ही प्रिपेयर करेंगे। ये 3 स्टेप्स में इसका फॉर्मेशन होता है किसका? पोटासियम डाइक्रोमेट का। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा तभी कुछ होगा। पोटासियम डाइक्रोमेट को हम 3 स्टेप्स में फॉर्म करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये कौन सा है? थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो क्रोमाइट ओर है, क्रोमाइट ओर आपको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा FeCr2O4। ये हुआ क्या? FeCr2O4, तो देखिए Cr2O7 है ना, तो डाइक्रोमेट, इसको बोलेंगे आयरन क्रोमेट। क्रोमाइट ओर को एक्चुअली हम बोलते हैं क्या? आयरन क्रोमेट। ये पार्ट है क्रोमेट का, और आयरन के ऊपर भी होता है +2 चार्ज, इस पे हुआ -2 चार्ज। इस वजह से दोनों एक दूसरे के चार्ज को क्या किया? कैंसिल किया। तो इस जो क्रोमाइट ओर है, एक्चुअली पूछा जाएगा कि क्रोमाइट ओर क्या होता है, तो बोलिए कि क्रोमाइट ओर एक्चुअली क्या होता है? आयरन क्रोमेट होता है। क्रोमाइट ओर क्या होता है? आयरन क्रोमेट होता है। क्लियर है? आयरन क्रोमेट पे यानी क्रोमाइट ओर पे, जिससे हम K2Cr2O7 को ऑब्टेंट करेंगे, ये भी क्वेश्चन है। जब सोडियम कार्बोनेट और एयर के प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाए तब बनाता है हेमेटाइट Fe2O3। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को भी समझिए, कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन होता है। Fe2O3 लिखा रहे और एक होता है Fe3O4। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है? 4 है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कब कहेंगे हेमेटाइट और कब कहेंगे मैग्नेटाइट। तो अल्फ़ाबेटिकली H पहले शुरू होता है और M क्या होता है? बाद में स्टार्ट होता है। अल्फ़ाबेटिकल जब हम ABCD पढ़ते हैं तो H पहले आ जाता है और M बाद में आता है। तो जो पहले आएगा वो होगा कम और जो बाद में आएगा वो हो जाएगा क्या? ज़्यादा। तो हेमेटाइट के लिए तो ये भी कम है एक और ये भी एक ज़्यादा है, इससे समझ गए इस तरीके से। तो Fe2O3 रहेगा तो हेमेटाइट,
और Fe3O4 रहेगा तो हम बोलेंगे क्या, मैग्नेटाइट। दोनों आयरन का ऑक्साइड ही है, दोनों ओर ही है, दोनों से आयरन को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में अब तकलीफ होने वाली नहीं है। साथ में क्रोमेट Cr2O4-2 और डाइक्रोमेट हो जाएगा Cr2O7-2। तो इन सबों में कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर होगा तो आपको रिमेंबर करना ये सब आसान हो जाएगा। तो देखिए आपने अभी तक के क्या पढ़ा है कि जब क्रोमाइट ओर यानी आयरन क्रोमेट पे सोडियम कार्बोनेट मेटल का कार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है, इन द प्रेजेंस हम ऑक्सीजन रिएक्शन कराते हैं तो बनता है Fe2O3 यानी हेमेटाइट और बनता है सोडियम क्रोमेट। क्रोमेट क्यों कहेंगे, ये CrO4-2 आयन से इस वजह से। और साथ साथ में जहाँ कहीं भी कार्बोनेट हो, देखिए जहाँ कहीं भी कार्बोनेट होता है उसको जब हम हीट करते हैं तो एक प्रोडक्ट हमारा फिक्स्ड हो जाता है, कौन सा, CO2। कौन सा प्रोडक्ट फिक्स्ड हो जाता है, CO2। जब कभी भी मेटल कार्बोनेट को आप हीट करिएगा तो एक तो प्रोडक्ट पक्का फिक्स्ड है, कौन सा, CO2। बैलेंस को हम याद नहीं करेंगे, बैलेंस हीट एंड ट्रायल मेथड से एग्जाम के टाइम में ही हम उसको कर लेंगे, समझ गए। तो आप ऐसे करके नहीं याद करिएगा 4FeCr2O4 Na2CO3 7O2 ऐसे नहीं रिमेंबर करना है। आपको रिमेंबर कैसे करना है, इनऑर्गेनिक के पोर्शन को आपको याद रखना है कि जब क्रोमाइट और यानी आयरन क्रोमेट का जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देन इट फॉर्म्स हेमेटाइट। एंड ये है आपका ये सोडियम और ये है नॉर्मल क्रोमेट आयरन का, तो ये सोडियम क्रोमेट हो जाएगी। अब ये सोडियम क्रोमेट क्यों हो गया, जब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन उससे कम रिएक्टिव है। तो ये सोडियम चला जाता है किसके जगह पे, ये चला जाता है आयरन वाले जगह पे, इसीलिए एक कंपाउंड बना देता है सोडियम क्रोमेट। कौन सा, आयरन क्रोमेट से कन्वर्ट कर जाता है किस चीज़ में, सोडियम क्रोमेट में। और ये मेटल का कार्बोनेट होने की वजह से ये प्रोडक्ट तो फिक्स है। अब ये आयरन है और ऑक्सीजन भी है, तो आयरन का एक क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको याद कर करके रखेंगे कि जो आयरन क्रोमेट है ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से सोडियम चला गया किसके जगह पे, आयरन के जगह पे चला गया, तो बनाया आपका सोडियम क्रोमेट। एंड आयरन है और यहाँ ऑक्सीजन भी है तो आयरन का ऑक्साइड बनाएगा और कार्बोनेट होने की वजह से जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो कौन सा है, CO2। तो ये था फर्स्ट स्टेप। कोशिश किए हैं कि आप इसे यदि समझ जाएंगे तो ये याद भी हो जाएगा। अब इन सबों को हमें ज़रूरत नहीं है, ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये तो गैस बन करके उड़ जाएगा। जो मेन प्रोडक्ट है हमारे पास है कौन सा, सोडियम क्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट को हम क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, निकाल लेंगे इन सबों से हटा करके। एंड एसिडिफाइड विथ, ये भी पूछा था कि देखिए ये पूरा जब रिएक्शन हुआ तो बनाया था आपको कंपाउंड ए, कौन सा, ए। तो ये यही है, इसका कलर कैसा था, येलो कलर का था। तो जब इसे ए को फिर इसे क्या किया गया, एसिडिफाइड करवाया गया। देखिए यहाँ सोडियम क्रोमेट ही लिखा हुआ है, Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट। एसिडिफाइड कहने का मतलब होता है कि रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड हम तभी कहेंगे जब H+ आयन को दे कोई कंपाउंड, तो H+ आयन यहाँ इसके साथ ये क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो H+ आयन का सोर्स कौन हो सकता है, H2SO4 एसिड है, या HCl, कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपको सूट करें। तो एसिडिफाइड जब लिख दे तो यहाँ हमको चूज करना होता है कि हम HCl ले लें चाहे H2SO4। तो सोडियम क्रोमेट को जब हम एसिडिफाइड कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कौन, H2SO4, देन इट गिव्स सोडियम डाइक्रोमेट। देखिए Na2Cr2O7 हो गया, तो Cr2O7 जैसे ही लिखा रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइक्रोमेट बनाएगा। साथ साथ में ये सोडियम आयन देगा और क्या देता है, H2O। क्या देगा, H2O। क्लियर है। तो देखिए यहाँ आफ्टर एसिडिफिकेशन
जो बी कंपाउंड है आपका यही है सोडियम डाइक्रोमेट, ये भी पूछा है। 2019 का क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जा रहे हैं साथ साथ में। आपने ये पूरा ये रिएक्शन देखा, इसके बाद में आपको मिला था कौन, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को जब एसिडिफिकेशन करवाया गया, एसिडिफिकेशन का सोर्स कौन था, H2SO4, देन इट फॉर्म सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम आयन एंड H2O। अब हमें ज़रूरत है किसका, सोडियम डाइक्रोमेट का। इसी से हमें बनाना है क्या, पोटासियम डाइक्रोमेट। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले होता है लिथियम, फिर पोटासियम, फिर बैरियम, फिर कैल्शियम, फिर होता है आपका सोडियम। तो देखिए सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है आपका, पोटासियम। जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे चला जाएगा वो कम रिएक्टिव होगा। अब देखिए कि यहाँ से जो फॉर्म हुआ है सोडियम डाइक्रोमेट, इसका रिएक्शन यदि पोटासियम क्लोराइड के साथ हम करा देते हैं तो पोटासियम क्लोराइड के साथ पोटासियम ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू क्या, सोडियम। पोटासियम चला जाएगा किसके जगह पे, सोडियम के जगह पे, और सोडियम आ जाएगा किसके जगह पे, क्लोरीन के जगह पे। तो ये बना देगा K2Cr2O7, और सोडियम और क्लोरीन एक साथ मिलकर बना दिया NaCl, नमक। समझ गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, K2Cr2O7 को ऑप्टेंट कर लेते हैं। K2Cr2O7 को क्या कर लेते हैं, ऑप्टेंट कर लेते हैं। समझ गए। यहाँ आपने यहाँ क्या क्या देखा कि सबसे पहले क्रोमाइट ओर है, सोडियम कार्बोनेट और एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, बनाया हेमेटाइट सोडियम क्रोमेट, यानी क्रोमेट, ये आयरन के क्रोमेट से हम कन्वर्ट कर दिए सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को एसिडिफाइड किए, डाइक्रोमेट बनाए, और सोडियम डाइक्रोमेट से हम बना दिए क्या, पोटासियम डाइक्रोमेट। इस तरीके से इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पोटासियम डाइक्रोमेट का आपका सॉल्व हुआ। अब चलिए, अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन था उस पर अब हम बात कर लें। देखिए आपके दिमाग में अभी तुरंत आ जाएगा कि व्हेन आयरन क्रोमेट यानी क्रोमाइट ओर इज फ्यूज्ड विद द सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन, अभी आपको याद ही होगा, इट गिव्स येलो सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड। येलो सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड क्या बना देगा, सोडियम क्रोमेट, कौन, Na2Cr2O4, सोडियम क्रोमेट। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ CrO4 होना चाहिए, ये गलत प्रिंट है। ये क्या है, गलत प्रिंट है, FeCr2O4 नहीं होगा, FeCr2O4। एक मिनट देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर कर लें। FeCr2O4 होगा, हाँ। तो इसके क्रोमेट एक्चुअली क्रोमाइट ओर में FeCr2O4 होगा। ठीक है, सॉरी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेंगे। तो ये जो बना हमारे पास, ये जो रिएक्शन हुआ आपके पास कौन कौन सा हुआ, एक मिनट। तो आपको ये पता है कि जब ये FeCr2O4 रिएक्शन किया था Na2CO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये बनाया था आपको क्या, सोडियम Na2Cr4 बनाया था। तो ये जो बना वो कौन हो गया, Na2Cr4। अगेन इसका रिएक्शन जब हम एसिडिफिकेशन करवाते थे तो डाइक्रोमेट बन जाता था सोडियम का, Na2Cr2O7। तो ये हो गया आपके पास आंसर बी का। कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विद द KCl, तो KCl के साथ जब रिएक्शन यानी सी, KCl के साथ जब रिएक्शन करता था तो क्या हो गया कि सोडियम के जगह पे चला जाता था पोटासियम, तो बना दिया कौन, पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है। फॉर्म एंड ऑरेंज कलर कंपाउंड सी। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो K2Cr2O7 होता है उसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। दूसरा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये अब इसके प्रॉपर्टीज से एक सवाल पूछ दिया गया है कि जब ये जो K2Cr2O7 आपको ऑप्टेंट हो गया सी, इसको अगेन जो है ऑक्सीडाइज किया गया किसके साथ, Na2SO3 के साथ, तो एक कंपाउंड बनाएगा डी, और वो कंपाउंड होगा Na2SO4। जो SO3 है ये कन्वर्ट कर जाएगा किस चीज़ में, SO4 में, और ऑक्सीडेशन हुआ ही तो एक ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इस तरीके से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से देखिए कि कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछा गया है, और जब तक रिमेंबर ना हो तब तक ये याद होने वाला नहीं है। समझ गए। इसका एक क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं, इसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ होगा तो उसको भी हम अब देख ही लेते हैं।
तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आपने एक क्वेश्चन का आंसर किया। साथ साथ में आपने क्या पढ़ा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब पोटासियम डाइक्रोमेट का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज काफ़ी आसान है, जैसे ये आसान था। तो देखिए प्रॉपर्टीज, इट इज एन ऑरेंज तो कहीं रहा था, और कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जब पोटासियम डाइक्रोमेट, यहाँ पोटासियम को हटा करके रखा गया है, जैसे पोटासियम पॉजिटिव चार्ज है, इसको हटा करके रखा गया है, केवल डाइक्रोमेट आयन। तो जब डाइक्रोमेट आयन को किसी भी बेस के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं तो बनाता है क्रोमेट आयन CrO4-2 और देगा क्या, H2O। किस तरह का कलर होगा इसका, येलो कलर का होगा। कब, जब आप रिएक्शन इसको करवाइएगा ये अल्कली के साथ तब, लेकिन जब इसको एसिड के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तब ये बनाएगा डाइक्रोमेट आयन। क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब डाइक्रोमेट आयन को, चाहे वो पोटासियम का डाइक्रोमेट हो या तो सोडियम का डाइक्रोमेट हो, तो जब डाइक्रोमेट आयन को आप बेस के साथ रिएक्शन करवाइए तो CrO4-2 देगा, लेकिन एसिड के साथ करवाइएगा तो क्या देगा, डाइक्रोमेट आयन देगा। देखिए एसिड और बेस दोनों को यदि आपको डिटेक्ट करना हो तो पोटासियम डाइक्रोमेट एक बेस्ट आपके पास क्या है, इंडिकेटर का काम कर सकता है। एसिड बेस के साथ बेस होगा तो क्रोमेट आयन जिसका कलर हो जाएगा कैसा, येलो कलर का हो जाएगा, और जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आ जाएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज रेड कलर का हो जाएगा। तो पोटासियम डाइक्रोमेट से, यानी डाइक्रोमेट आयन से आप आसान तरीके से बेस को और एसिड को पहचान सकते हैं। यदि कोई बेस होगा तो कलर देगा कैसा, येलो, क्योंकि क्रोमेट आयन का फॉर्मेशन होगा, और क्रोमेट आयन का कलर कैसा होता है, येलो कलर का, और डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज रेड। तो आप आसान तरीके से आप एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइक्रोमेट आयंस, और ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या देखना है कि दोनों में एक बाई प्रोडक्ट होगा कौन, H2O। तो ये तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रिमेंबर करके रखिएगा कि डाइक्रोमेट आयन को जब हम रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ तो क्रोमेट आयन येलो कलर का, एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का फॉर्मेशन होता है, और दोनों रिएक्शन में H2O का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इन एसिडिक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इज, तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इस तरीके से होगा। तो इस एक्शन को पहले समझ लीजिए कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है। इसको हम पढ़े हैं कहाँ, रिडॉक्स रिएक्शन में। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि जब आपके पास Cr2O7-2 आयन है तो ये एसिडिक मीडियम में देता है Cr+3 आयन्स। क्या देता है, क्रोमियम +3 आयन्स देता है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ कितना ऑक्सीजन आपको दिखे। तो सबसे पहले तो ये सेंट्रल मेटल एटम देखिए, क्रोमियम है 2, तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कर देना पड़ेगा, क्रोमियम बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग के समय हम दो चीज़ पर नज़र रखते हैं, एक रखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो जाना चाहिए, और दूसरा देखते हैं कि चार्ज बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चार्ज के बैलेंसिंग पे भी हमें ध्यान देना होता है। तो एटम तो क्रोमियम, एक सिंगल क्रोमियम, 2 क्रोमियम, तो 2 क्रोमियम बैलेंस कर लिए। ऑक्सीजन यहाँ 7 है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा किस चीज़ का, H2O को। तो 7H2O आप इस तरफ क्या करिए, लिख दीजिए। तो ऑक्सीजन आपको इस तरफ 7 तो हो गया, लेकिन एक नया प्रॉब्लम आकर के क्रिएट कर रहा है कौन, H2 आयन। तो H2 हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 7×2 या 14। तो आप यहाँ का क्या करिए कि 14H+ आयन आप लिख दीजिए। इस तरीके से इसमें जितना भी, ये कब होगा, एसिडिक मीडियम में। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डाइक्रोमेट आयन है एसिडिक मीडियम में Cr+3 आयन होता है। तो एसिडिक मीडियम ये भी रिप्रेजेंट किया कि H+ आयन रिएक्टेंट के साइड में आ ही गया, तो एसिडिक मीडियम है। नंबर ऑफ एटम्स जितना भी था इसमें टोटल का टोटल आपने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब बैलेंस करना है चार्ज। देखिए टोटल इधर 14+ हो रहा है, एक पर एक प्लस है तो 14 पर कितना प्लस होगा, 14+, और ये -2, तो 14 में से -2 चला जाएगा तो कितना इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 12 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इस तरफ देखिए, इस पे तो चार्ज ही नहीं है, H2O पे न्यूट्रल है,
क्रोमियम पे +3 चार्ज है और टोटल है 2, यानी इधर है +6 पॉजिटिव चार्ज, 6 पॉजिटिव चार्ज और इधर 12 पॉजिटिव चार्ज। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का हेल्प लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को हेल्प आप कैसे लेंगे, इधर +6 है तो इधर भी +6 यदि आपको करना होगा तो इसमें ऐड करना होगा 6 इलेक्ट्रॉन, 3 निगेटिव और ये पॉजिटिव, टोटल हो जाएगा कितना, 6 पॉजिटिव इधर भी, 6 पॉजिटिव इधर भी। तो इसमें आप ऐड कर दीजिए क्या, 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए, अब पूरा का पूरा इधर भी हो गया आपके पास 6 पॉजिटिव चार्ज और इस साइड भी हो गया आपके पास 6 पॉजिटिव चार्ज। कैसे, देखिए 6 + 2 कितना हो गया, -8 निगेटिव और 14 पॉजिटिव। तो 14 पॉजिटिव में से 8 निगेटिव आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 पॉजिटिव। और यहाँ देखिए कितना, 3 2 जा कितना हो गया 6। तो दोनों तरफ से आपको चार्ज भी बैलेंस है, साथ साथ में आपको बैलेंस है कौन सा, एटम्स भी। तो एसिडिक मीडियम में जब कभी भी लिखना होगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा कि जब एसिड के साथ रिएक्शन किया तो ये चीज़ बनाएगा। इसी बात को यहाँ आपको लिखा हुआ है, देखिए Cr2O7 - 2 14H+, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनाया आपके पास, क्रोमियम +3 आयन दिया और 7H2O जो पीछे हमने बैलेंस किया है। और देखिए ये काम क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ये ऐसा हुआ, इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल K2Cr2O7 यानी डाइक्रोमेटाइन एक पावरफुल क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आपने तो ये देखा कि एसिडिक मीडियम में ये हर जगह ही आपको मिलेगा रिएक्शन, जो यहाँ लिखे हैं सेम यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ भी ये लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। इसको आसान तरीके से कैसे समझेंगे, आपको क्या याद रखना है कि जब आपके पास कोई फेरस हो तो वो ऑक्सीडाइज होता है किस चीज़ में, फेरिक में। क्या याद रखना है, फेरस ऑक्सीडाइज होता है फेरिक में। तो फेरस किसको बोलते हैं, फेरस बोलते हैं Fe+2 आयंस वाले को, और फेरिक बोलते हैं Fe+3 वाले को। तो जिस पे चार्ज ज़्यादा हो उसे इक, और जिस पे चार्ज कम हो उसे क्या बोलते हैं, अस। तो फेरस से फेरिक में तभी कन्वर्ट होगा जब ऑक्सीडाइज हो, ऑक्सीडाइज तभी होगा जब इसके साथ कौन हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो अब देखिए आपको इसका हम रिएक्शन समझाते हैं, अब ऐसे आप समझिए। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ठीक है, देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा कि K2Cr2O7 जब रिएक्शन किया Fe+2 आयंस के साथ, तो इसके प्रोडक्ट को आप क्या करिए, बताइए कि इसका प्रोडक्ट कौन होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका मतलब है कि Fe+2 जो आयंस है ये कन्वर्ट कर जाएगा किस चीज़ में, Fe+3 आयंस में ये। और दूसरी बात यहाँ पता होना चाहिए, पोटासियम को हम यहाँ हटा देते हैं आसान तरीके से समझने के लिए, केवल लिखते हैं कि Cr2O7 - 2। तो Cr2O7 - 2 जो है आपको पता है कि जब ऑक्सीडाइज करता है एसिडिक मीडियम में तो Cr+3 आयंस देता है, Cr+3 आयंस देता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम उतना ही H2O इधर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। साथ साथ में अब H+ आयन को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 14H+ आयन लिखेंगे और +6 इलेक्ट्रॉन, आपको तो पता ही है चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो इसके प्रोडक्ट कौन कौन सा होगा, अब इसका फाइनल प्रोडक्ट का डिसीजन हम लेंगे कब, जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए ऊपर के देखिए, नीचे का तो ये पूरा का पूरा बैलेंस है लेकिन ऊपर बैलेंस नहीं है। एटम बैलेंस है, एक आयरन तो एक आयरन है लेकिन चार्ज का बैलेंसिंग नहीं है। इधर +3 आयन है और इधर क्या है, +2 आयन्स है। तो आयन इलेक्ट्रॉन से इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए तो इधर हो गया क्या, +2 आयन्स, यानी 3 में से एक गया तो +2 और +2 बैलेंस हो गया। ऐड करने के लिए एक प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों साइड का आपस में क्या हो जाए, कट जाए। तो यहाँ है 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरे रिएक्शन में इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई किए तो केवल यही नहीं होगा, ये भी हो जाएगा 6
ये भी हो जाएगा 6 और यहाँ ये भी हो जाएगा 6 अपने मन से। तो जब 6 6 आप लिख दिए तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी है 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों ये प्रोडक्ट में है और ये रिएक्टेंट में है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी सेम सेम उतार दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, Fe+2 आयंस कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए, प्लस Cr2O7 ऐसे ही छोड़ दीजिए -2, और प्लस क्या 14H+ आयन लिखिए, प्लस प्लस कुछ नहीं, आपने इलेक्ट्रॉन को तो काट ही दिया है। अब इसका प्रोडक्ट क्या क्या हो जाएगा, जब ये रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास 6Fe+3 आयंस, प्लस हो जाएगा Cr+3 आयंस, प्लस 7H2O। तो देखिए अब यहाँ आप पोटासियम पुट करिएगा तो यहाँ भी पोटासियम आपको पुट करना पड़ जाएगा आयन के साथ। तो जब ये जो डाइक्रोमेट आयन है फेरस आयन के साथ रिएक्शन करता है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा फेरिक आयन में, क्रोमियम+3 आयन देगा और 7H2O देगा। और ऐसे भी इस पर है +2 चार्ज, और यानी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका +2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कितना +3। तो +2 से ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया, यानी इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन खुद ब खुद तो हुआ नहीं, करवाया कौन, K2Cr2O7 -2 आयंस। तो ये हो जाएगा इसका खुद का क्या हो रहा है बेचारे का रिडक्शन, इसके साथ जो ऑक्सीजन था भी वो भाग गया इसके साथ, क्रोमियम बेचारा इकलौता हो गया यहाँ। तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, तो Cr2O7 -2 का रिडक्शन हो रहा है Cr+3 आयंस में। तो जिसका रिडक्शन हो वो एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से आप रिएक्शन कराइएगा, बहुत आसान है। अब देखिए कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यहीं देख लें। देखिए यही था आपके पास, आपने क्या देखा कि जो ये सेम वही लिखा हुआ था, Fe+2 आयन Fe+3 +1 इलेक्ट्रॉन आया था, 6 से मल्टीप्लाई की तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया था, बाकी जो ऐड किए वो नीचे आपको रिएक्शन में लिखा हुआ है जो अभी आप समझे। सिमिलरली आपको याद रखना होगा कि स्टेनस टू स्टेनिक, स्टेनस का होता है Sn+2 और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा Sn+4 में। तो इसके लिए केवल, बाकी तो रिएक्शन आपको सेम ही है ऊपर वाला। नीचे क्या करना पड़ेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर +2 है तो इधर भी +2 करिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा हुआ है। अब ऊपर है 6 इलेक्ट्रॉन, नीचे है 2, तो इसको पूरे को आपको 3 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा 6 और ये भी 6 कैंसिल हो गया। तो 6 केवल यही नहीं हुआ, 6 ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इसी वजह से जहाँ Sn+2 लिखा हुआ होगा वहाँ भी आप क्या, सॉरी 3 ना, 3 और यहाँ 3, तो 3 3 आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ भी 3 देख रहे हैं और यहाँ भी आप 3 देख रहे हैं, बाकी सब ऐड करके जो रिएक्टेंट के साइड का है उसको रिएक्टेंट के साइड में आप उतार दीजिए और जो प्रोडक्ट के साइड में है उसको प्रोडक्ट में कर लीजिए। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फेरस कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है फेरिक में, स्टेनस स्टेनिक में। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड होता है सल्फेट में, तो सल्फर डाइऑक्साइड है ऑक्सीडाइज होगा सल्फेट आयन में, बीच में H2O का भी हेल्प लेना पड़ेगा आपको। जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पार्टिकुलरली इसको बैलेंस करिए, फिर इसको कैंसिल करिए, ऐड करके लिख दीजिए। हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड देखिए सल्फर में पहले तो इसके बैलेंस करिए सबों को, उसके बाद में बैलेंस होने के बाद इलेक्ट्रॉन को कट करिए और ऐड करके लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कौन सा, यदि नहीं समझ में ये सब आएगा खुद से तो फिर से बोलिएगा, हम फिर से एक नया वीडियो बना करके डाल देंगे, कुछ अपना भी दिमाग लगाइए। आयोडाइड्स होता है किस चीज़ में, आयोडाइड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ये हो जाएगा किस चीज़ में, आयोडीन में। सिमिलरली आपको मेन ऑब्जेक्टिव क्या आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन को कट करिए, ऐड करिए, लिख दीजिए। तो ये था पोटासियम डाइक्रोमेट। क्वेश्चन का आंसर फिर थोड़ा बहुत ये सब है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, लेदर इंडस्ट्री में। किसका, पोटासियम डाइक्रोमेट का, टू क्रोम, टैनिंग को क्रोम करने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ एजो कंपाउंड जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, तो इसका खूब इस्तेमाल हम लोग करते हैं टाइट्रेशन में फॉर द एस्टिमेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, ये पूरा का पूरा आपका फिनिश हुआ क्या, पोटासियम डाइक्रोमेट। यदि इसे आप पूरे अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो हम समझेंगे
कि आपका पूरा का पूरा आंसर आप इससे लिख करके आएंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए दो ही कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, एक KMnO4 और एक K2Cr2O7। K2Cr2O7 फिनिश हुआ, अब एक रह गया कौन, KMnO4। KMnO पढ़ लेते हैं, KMnO4 पढ़ लेंगे तो समझिए कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट क्या हो गया, फिनिश हो गया। और इसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो अब हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।